हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो स्टैटिस्टिक्स के डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो मैंने वीडियो एक अपलोड कर दिया है, ठीक है, पार्ट 1 पे। ठीक है, तो उसका जो सेकेंड पार्ट है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का, उसी को आगे करते हुए आज जो डिस्कस करेंगे। और भी अगर पहले आपने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स वाले टॉपिक्स पे आपने मिस किया होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे आप देख सकते हैं। ओके, एंड इसी तरीके से और भी जो वीडियो लगातार आएगा लगातार, ठीक है, जो सी एस है, नेट, गेट, IIT जेम, या फिर और भी जो इससे रिलेटेड जो हो, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स से जो भी रिलेटेड, चाहे BSc हो, चाहे MSc हो, चाहे BTech हो, ठीक है, उन सब के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं कि आज जो टॉपिक है हमारा डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो उसका हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में पढ़ाते जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोग एक शॉर्ट नोट्स में उसको आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। और उसका प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से माइंड कॉन्सेप्ट को रखिएगा और उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं कि जो भी है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का जो पार्ट 2 है वो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, उस दिन हमने जैसे डिस्कस किया, मैंने पिछले वीडियो पे मैंने डिस्कस किया था कि आपका जो हेटेरोजेनस डेटा क्या होता है, होमोजेनस डेटा क्या होता है। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में मैंने नोटेशन बता दिया था कि किस तरीके से क्या होता है, आप लोग जाके देख लीजिए अगर मिस किए होंगे तो। और उसके बाद जो आता है उस पर आता है ऑर्थोगोनैलिटी एंड कॉन्ट्रास्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है। चाहता हूँ अगर आपके पास डिज़ाइन स्ट्रक्चर इस तरीके से दिया है, डिज़ाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से दिया है आपका क्या, B, K, V, R एंड गामा, ये आप लोग तो ये डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का ये डिज़ाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको आप सीक्वेंस से याद रख लीजिए। अब इसमें क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर तो है, तो इसका जो वेरिएंस ऑफ द ट्रीटमेंट मीन क्या होगा, ठीक है। इसमें जो पहला होगा वेरिएंस ऑफ द, ठीक है, उसी के नीचे लिखना है जो मैंने यहाँ पे ख़त्म किया है, जो आपको मैंने जो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स बताया है कि क्या क्या नोटेशन किसके लिए क्या होता है, उसके नीचे आप लोग को लिखना है वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ द ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट मीन, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए, वेरिएंस ऑफ द ट्रीटमेंट मीन जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 2 सिग्मा स्क्वायर R, जहाँ पे R क्या है, रेप्लिकेशन है। R क्या है वहाँ पे, वेयर R क्या है, रेप्लिकेशन है, ठीक है। किसका रेप्लिकेशन है, ट्रीटमेंट का। और यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर क्या है, स्क्वायर का मतलब क्या है, इरर वेरिएंस है। क्या है, इरर वेरिएंस है, ओके, ठीक है। ये क्या है, इरर वेरिएंस है, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में बता दिया कि वेरिएंस ऑफ द ट्रीटमेंट मीन क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इफिशिएंट की बात करेंगे कि इफिशिएंट कौन है, चेक करना चाहें ऐसा, तब क्या करेंगे, D1 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो इसी में क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा स्क्वायर 1, यहाँ पे R हो जाएगा, ओके। ये 2 सिग्मा स्क्वायर 1 एंड R1 हो जाएगा। और D2 का जो वैल्यू होगा, ठीक है, 2 सिग्मा स्क्वायर 2 R2 हो जाएगा। ये इफिशिएंट के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इफिशिएंट निकालने के लिए सिंपल सी बात है, इसको क्या करेंगे आप, इफिशिएंट का जो होता है D2/D1 होता है, ओके। आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से आपका जो आएगा 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन R2 एंड R1 हो जाएगा एंड 2 सिग्मा 1 स्क्वायर, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपका R1/R2 बचेगा एंड सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से बचेगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इसमें। अब अगर आप लोग को पता ही है कि अगर सिंपल सी बात है, D1 का वैल्यू अगर 1 के इक्वल हो जाता है तब उस कंडीशन में क्या होता है, D2 का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर हो जाता है तब उस कंडीशन में क्या हो जाता है। सिंपल सी बात है, मोर इफिशिएंट कौन होता है, जिसका वेरिएंस क्या होता है, जिसका वेरिएंस सबसे ज़्यादा लिस्ट होता है वो ज़्यादा इफिशिएंट होता है, ठीक है।
अगर D1 का जो होता है वेरिएंस मतलब कम हो जाएगा D2 के कंपेरिजन में, तो D1 जो होता है मोर इफिशियंट हो जाएगा कंपेरिजन टू D2। ओके, सो इस तरीके से आप लोग इसको बता सकते हैं। अगर D1 का वैल्यू क्या हो जाए, ये वैल्यू इसका D का जो वेरिएंस है ना, ये D का जो वेरिएंस है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब कि कम रहे किसके कंपैरिजन में, D2 के कंपैरिजन में। तो उस कंडीशन हम बोलेंगे कि जो D1 जो है मोर इफिशियंट है कंपैरिजन, है ना, D1 मोर इफिशियंट कंपैरिजन D2। ओके, तो इस तरीके से आप लोग राइट कर लीजिएगा। सो यहीं तक आप लोग को बताना है। ओके, तो आप लोग ऐसा करके लिख लीजिएगा इसमें। सो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको आप लोग ध्यान रखना है कि ट्रीटमेंट का जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है, 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन आर, एंड इफिशिएंट के लिए हम इस तरीके से निकालते हैं। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं इसमें कि नेक्स्ट इसमें क्या है। नेक्स्ट इसमें है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्ट्रास्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका कोई भी मैट्रिक्स लीनियर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, लीनियर फॉर्म में दिया है, कोई इक्वेशन है, तो उसके जो कोफिशिएंट हैं उनका अगर हम सम करते हैं, अगर इक्वल क्या हो जाता है, अगर जीरो आ जाता है तो वो कॉन्ट्रास्ट है। और अगर इक्वल करने पे हमारा क्या होता है, जीरो नहीं आता है, तो वो कॉन्ट्रास्ट नहीं है। तो देखिए इसमें मैं बताता हूँ कि आपका कुछ इस तरीके से अगर दिया हुआ है A1 A2 AN, ठीक है, एंड इसी तरीके से आपका ये है Y1 Y2 और ये कहाँ तक जा रहा है, YN। ओके, तो इस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन होने पे क्या बनता है, A1 Y1 A2 Y2, कुछ इस तरीके से बनेगा AN YN। ठीक है, ये क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये वाला आपका लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। ओके, सो इसमें विल बी कॉन्ट्रास्ट, इसको बोलेंगे विल बी कॉन्ट्रास्ट इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ A1 प्लस A2 प्लस AN, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद अगर इस तरीके से मैट्रिक्स दिए हुए हैं और ऐसा इक्वेशन बनता है लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये कॉन्ट्रास्ट तभी होगा, है ना, तभी होगा जब क्या है आपका जो इनका कोफिशिएंट होगा ये, ठीक है, इनका जो कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, A1 A2 AN, A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 AN, इनका सम करने पे क्या है, जीरो है, तब कॉन्ट्रास्ट होगा, तब इसको बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रास्ट है। एग्जाम्पल के लिए इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर, ठीक है, अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर y1 माइनस 3y2 प्लस 2y3, ओके, सो इस तरीके से आपका लीनियर कॉम्बिनेशन दिया है। ठीक, ये इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है ना, 1 माइनस 3 एंड प्लस 2y दिया है y3। सो इस तरीके से ये कॉन्ट्रास्ट कब होगा, जब इसका क्या करेंगे हम, बताए हैं कि ये कॉन्ट्रास्ट ये तभी कहलाएगा जब इनका सम करे कोफिशिएंट का, 1 माइनस 3 प्लस 2, ठीक है, कोफिशिएंट क्या है, 1 माइनस 3 प्लस 2, ये है ना, तो 1 माइनस 3 प्लस 2, इसका हम करें सम तो कितना हो जाएगा, 2 एंड 1 3 हो गया, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। सो इस तरीके से हम बोलेंगे कि ये क्या है, कॉन्ट्रास्ट होगा। देन इट्स कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, तो इस तरीके से बोलेंगे कि ये क्या है, कॉन्ट्रास्ट होगा। ओके, सो ये कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। कब क्या करेंगे, जब इसका हम क्या करते हैं, डायरेक्टली से आपको कुछ नहीं करना है, इनके कोफिशिएंट का सम कर दीजिए, ठीक है, जो भी उसके साथ साइन है, तो ये कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। अगर जीरो नहीं आता है तो कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या होता है। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब ये होता है, ऑर्थोगोनैलिटी में सेम ऐसे ही है। ऑर्थोगोनैलिटी में क्या होता है कि आपके पास अगर आपका कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो दो तरीके से आपका पहला क्या हो, दो लीनियर इक्वेशन दिए हों, ठीक है, जो दो लीनियर कॉम्बिनेशन अगर दिए हुए हैं तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के जो भी कोफिशिएंट है दोनों के,
उन दोनों के कोफिशिएंट का जब मल्टीप्लिकेशन करके सम करें तो इक्वल 0 आ जाता है, तो वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो वो ऑर्थोगोनलिटी होगा। सो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से बताएंगे कि इफ टू कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, इफ टू कॉन्ट्रास्ट मान लेते हैं ए डैश वाई, ठीक है, एंड बी डैश वाई, ठीक है, दो कॉन्ट्रास्ट हैं क्या, ए डैश वाई एंड बी डैश वाई। सो इस तरीके से आपका ये दो कॉन्ट्रास्ट हैं, ए डैश वाई एंड बी डैश वाई। तो इस तरीके से आपका दो कॉन्ट्रास्ट दिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे दोनों कॉन्ट्रास्ट दिए हैं, मतलब क्या समझ रहे हैं आप, मतलब कि ये कि इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, देन दिस contrast will be orthogonality, ठीक है, when, ठीक है, ये आपका क्या होगा, ऑर्थोगोनैलिटी तभी होगा आपका जब आपका क्या हो जाए कि जब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, जब इनका मल्टीप्लिकेशन करें, दोनों कॉन्ट्रास्ट का जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लिकेशन करने पे आपका क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सम करें तो इक्वल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब उस कंडीशन में आपका क्या होगा, ये दोनों आपका ऑर्थोगोनैलिटी होगा। ओके, सो इसमें एक एग्जांपल बता देते हैं कि एग्जांपल क्या होता है। सो इसमें एक एग्जांपल कर देते हैं। एग्जांपल में जैसे कि आपका ये ऑर्थोगोनैलिटी में एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो एग्जांपल के लिए कुछ इस तरीके से ले लेंगे। मान लेते हैं कि आपका पहला लीनियर इक्वेशन जो है या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन दिया है आपका कुछ इस तरीके से 1y1 2y2 एंड प्लस 1y3, ओके। एंड दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, 2y1 और 1y2 एंड y3, ओके, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ओके। सो इस तरीके से आपका दिया हुआ है ये, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, ऑर्थोगोनैलिटी तब होगा जब ऑर्थोगोनैलिटी के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे बताया है कि दोनों का हम कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 का 2 से करेंगे, 1 इंटू 2, ठीक है, फिर -2 का 1 से करेंगे, -2 इंटू 1 हो गया, फिर +1 का -1 के साथ करेंगे, +1 इंटू -1, ओके, साइन के साथ। सो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 2 एंड -2, ओके, एंड -1। सो इस तरीके से आपका क्या बचेगा, -1 बचेगा, नॉट इक्वल टू 0, देन दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऑर्थोगोनैलिटी ये होगा ही होगा, नहीं होगा, ठीक है, ये ऑर्थोगोनैलिटी नहीं होगा। सो इस तरीके से आपका ये वाला जो है एग्जाम्पल लिए, इसमें 0 नहीं आया, 0 के इक्वल इसका कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करें तो 0 नहीं आया, तो ये ऑर्थोगोनैलिटी नहीं होता है। लेकिन अगर 0 आ जाता तो ये ऑर्थोगोनल होता, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन को ये होल्ड करता, ओके। सो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि ये ऑर्थोगोनैलिटी है, ओके। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इक्वल टू क्या है, 0 नहीं आ रहा है, -1 आ रहा है, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं, आपको आई होप ये समझ में आ गया कि कॉन्ट्रास्ट क्या होता है एंड ऑर्थोगोनैलिटी क्या होता है। और सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रास्ट में क्या करेंगे, जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन दिया है उनके कोफिशिएंट का सम कर दीजिए, इक्वल आता है 0 तो कॉन्ट्रास्ट होगा। बट अगर ऑर्थोगोनैलिटी में क्या होता है, दो लीनियर कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, उनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके सम कर रहे हैं, तो अगर 0 के इक्वल हो जा रहा है तो वो क्या है, ऑर्थोगोनैलिटी होगा। और अगर 0 के इक्वल नहीं हो रहा है तो ऑर्थोगोनैलिटी नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट और क्या है। हम लोग जान लिए कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बता दिए, कोई ऑर्थोगोनैलिटी कैसे चेक करते हैं, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, ठीक है, उसके हमने डिज़ाइन के स्ट्रक्चर भी देख लिए। अब देखते हैं कि कितने टाइप्स के डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप के डिज़ाइन होते हैं। पहला आपका मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो पहला आपका है ये पहला डिज़ाइन आपका
ठीक है, CRBD, ठीक है, CRBD, ठीक है, कंप्लीटली रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन होता है। दूसरा जो है आपका RBD है, रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन है। थर्ड क्या है आपका, IBD है, इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन है। ओके, फोर क्या है आपका, BIBD है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको मतलब बोलते हैं बैलेंस्ड इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होता है कंप्लीटली। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो होता है कंप्लीटली रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन होता है। सेकंड जो होता है रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन होता है। थर्ड जो होता है इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन होता है, ठीक है। एंड जो फोर है आपका ब्लॉक बैलेंस इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन होता है। ये चार टाइप के जो डिजाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन सबको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी बेस्ड पे भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देख लो, ठीक है। सो कंप्लीटली रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन क्या होता है, इसके बारे में पहले हम जानेंगे। कंप्लीटली रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन क्या है, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक बात आप लोग ध्यान में रखिए कि जब कंप्लीटली रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन के बारे में बता रहे हैं तो ये सारी चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद फर्स्ट पे चलते हैं कि कंप्लीटली रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन होता क्या है। तो कंप्लीटली रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन का मतलब ये होता है कि ट्रीटमेंट का एलोकेशन या फिर उसको एलोटेड इस तरीके से करते हैं ब्लॉक वाइज कि सभी ब्लॉक में, ठीक है, सभी ब्लॉक में ट्रीटमेंट का आने का जो चांस होता है वो सेम होता है, ठीक है। सभी ट्रीटमेंट का सही ब्लॉक वाइज आने का जो है चांस सेम होता है। तो इस तरीके का डिज़ाइन क्या कहलाता है, कंप्लीटली रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन होता है, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड वाला क्या है, रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन। रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि अगर आपका ब्लॉक वाइज ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट इस तरीके से करते हैं कि वो कुछ कंडीशन को होल्ड करे, ठीक है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। उसी तरीके इनकम्प्लीट और इनबैलेंस को भी बताऊंगा। सो पहले को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसको आप लोग राइट कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जो पहले वाले को बता रहा हूँ उसको आप लोग राइट कर लीजिए कि कंप्लीटली रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन का मतलब क्या होता है। तो कंप्लीटली रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट ब्लॉक वाइज इस तरीके से करते हैं कि सभी यूनिट में, ठीक है, सभी यूनिट में ट्रीटमेंट का आने का जो चांस होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो इस तरीके के डिज़ाइन को क्या बोलते हैं, कंप्लीटली रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन कहलाता है। तो इसको आप लोग दोबारा रिपीट करके आप लोग राइट कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही इंग्लिश में आपको इसका वो मिलेगा डेफिनेशन। तो इस तरीके से इसमें बताते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। पहले का जो एग्जाम्पल है, पहले का एग्जाम्पल वो क्या बनेगा। एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं 3 ट्रीटमेंट मान लेते हैं, लेट 3 ट्रीटमेंट T1, T2 एंड T3। इसको सिंपल सी बात आप लोग कंप्लीट रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन में आप लोग जानिए। ये कंप्लीट रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन में होता है कि सभी में ट्रीटमेंट का अलॉटेड होने का चांस, सभी यूनिट में जो होता है अलॉटेड होने का जो चांस होता है वो सेम होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए T1, T2, T3 आपका ट्रीटमेंट हो गया। अब इसमें अगर हम मान लेते हैं कि इस तरीके से आपका यूनिट दिया है, ठीक है, 2 ब्लॉक दिया है जिसमें आपका 6 आपका यूनिट दिया है, ठीक है। आपका मान लेते हैं ये 2 ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे ये 2 ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये पहला एंड दूसरा ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो होता है ये आपका कितने 6 प्लॉट दे दिए हैं, ठीक है। तो 6 प्लॉट दे दिए हैं तो सभी में आपका इस तरीके से 3 ट्रीटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे जो है आपका 6 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। आपका क्या है 6 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी 6 प्लॉट दिया है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 6 है ना। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपका ये 6 आपका यूनिट हो गया, आपका 1 है ना। सो इस तरीके से T1, T2, T3 एंड इसमें हम T3, T1 एंड T2, इसमें चाहें तो T3, T1 या फिर T2 या T1 इस तरीके से, या T1, T3 एंड T2 इस तरीके से, ठीक है।
सो ट्रीटमेंट का जो होता है आपका इस तरीके से 6 आपका यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, आपका 6 यूनिट दिया हुआ है और आपका 4 ब्लॉक दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका क्या है कि ट्रीटमेंट का जो है अरेंजमेंट इस तरीके से ब्लॉक वाइज किए कि सभी यूनिट में ट्रीटमेंट का आने का जो चांस होता है वो सेम है। देखिए T1 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, ठीक है, सब में क्या 2-2 बार आया है, 2-2 बार आया है, सब में 2-2 बार आया है। तो इस तरीके से सभी ट्रीटमेंट का जो आने का जो चांस है वो सेम है। इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है T1, ठीक है। तो इस तरीके से सभी यूनिट में ब्लॉक वाइज अरेंजमेंट इस तरीके से करते हैं कि सभी यूनिट में ट्रीटमेंट का जो आने का जो चांस होता है वो सेम होता है। तो इस तरीके के डिज़ाइन को क्या बोलते हैं, कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। और इस पे आप लोग एक नोट लिख लीजिएगा। नोट में ये लिखना है ये चांस पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये चांस पे डिपेंड करता है। एंड दूसरी बात इसमें ये होता है कि इसमें जितने भी मतलब पैरामीट्रिक फंक्शन दिए होते हैं वो सारे के सारे एस्टिमेबल होते हैं, ठीक है। कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन में 2 आप नोट रखिएगा, एक पहला कि चांस पे डिपेंड करता है एंड दूसरा जो होता है, ठीक है, डिपेंड ऑन द चांस, यहाँ पे लिख देते हैं डिपेंड ऑन द, ठीक है। पहला आपको लिखना है कि ये क्या है, डिपेंड ऑन द चांस होता है। एंड दूसरा क्या है इसमें, दूसरा ये है कि आपका जो होता है कि ऑल पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, ऑल पैरामीट्रिक फंक्शन इसमें जो भी होता है पैरामीट्रिक फंक्शन वो क्या होता है, एस्टिमेबल होता है, एस्टिमेबल, ठीक है। सो ये दोनों आप नोट्स, इसमें मैंने जो डेफिनेशन बताया वो लिख लीजिएगा, उसके बाद एग्जांपल ये एंड ये है ना। तो ये सभी में आने का जो ट्रीटमेंट का अलॉटेड होने का जो चांस है वो सेम है, ठीक है। इसका भी फर्स्ट यूनिट का भी सेकंड है ना, सेकंड यूनिट का भी थर्ड यूनिट का इसमें आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये दो नोट्स आप लोग राइट कर लीजिएगा। अब इसमें नेक्स्ट जो होता है जो आपका ये वाला है, मैं बताता हूँ, ये चांस पे डिपेंड करता है, लेकिन इसमें क्या था कि सारा पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, पैरामीट्रिक फंक्शन वो क्या था, एस्टिमेबल था। लेकिन रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन में ऑल पैरामीट्रिक फंक्शन एस्टिमेबल नहीं होते हैं। उसी तरीके से इनकम्प्लीट और BIBD में भी ऑल पैरामीट्रिक फंक्शन एस्टिमेबल नहीं होते हैं, ओके। सिर्फ इसी पर बस एस्टिमेबल क्या होते हैं, ओके। सो नेक्स्ट जो होता है RBD पे डिस्कस कर लेते हैं कि RBD क्या होता है। इस पे एक आपका जो CRBD है उस पे एक मॉडल भी है, जो मॉडल ये बताता है कि उस पे जो एनोवा जो टेबल बनता है वो किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस किस तरीके से उसका टेबल बनता है, ओके। सो उसको अब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सो फ्रेंड्स, इसमें आज हमने ये डिस्कस किया है, तो आपको ये जान के कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में इस CRBD पे जो भी जो एनोवा टेबल बनता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, उस चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में होगा। एंड इसके बाद RBD का उसमें डिस्कस कर दूंगा एंड IBD एंड BIBD पे डिस्कस कर दूंगा कि उसके क्या टेबल होते हैं एनोवा टेबल, और उसके क्या डेफिनेशन होते हैं, फार्मूला क्या बनते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं, आने वाले सभी वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हों तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। और इस तरीके से आप फॉलो करते जाइए, सपोर्ट करते जाइए। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को पता ही होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।